then please बता देना. Again, I'm telling you this even after like 2-3 weeks, I'm still letting you know कि अगर ऐसा कुछ लग रहा है then please बता दो मुझे, so that I'll make sure that I'm at the same tempo at your pace. ठीक है? So now let me just start the screen share. And good evening to all of you who have just joined in. Yeah, good evening. We also saw few questions over here. कुछ questions भी हमने यहाँ पे देखे थे. अभी हम questions बाद में देखते हैं. So we have a look at the questions later. Now let's solve this. Let's start with the lysosomes. So अभी तक देखिए हमने हमारा ER देख लिया. We have seen the Golgi apparatus. उसके पहले हम लोग हमारा cell wall देख चुके हैं और उसके बाद हमने हमारा plasma membrane भी हम लोग देख चुके हैं. So now we are going to start with the lysosomes. Now, whenever you get a term like a lysosome, the very first thing which comes in your head is your suicidal bag. राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग गेट्स इन योर हेड, क्योंकि आपने ये बचपन में ये आपने स्टेटमेंट सुना है, पढ़ा है, देखा है कि इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सुसाइडल बैग्स. अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो आप हमेशा याद रखेंगे. Whenever I talk about lysosomes, so first of all you have to know that lysosomes will be having a large number of hydrolytic enzymes. इसके अंदर आपको कई सारे एंजाइम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. So you have more than 50 types of, you will get 50 types of hydrolytic enzymes. We'll have 50 types of hydrolytic enzymes आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके लाइसोसोम के अंदर. सो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको एंजाइम्स, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो आपको मिलेंगे आपके लाइसोसोम्स के अंदर. आई कैन गिव यू फॉर एग्जांपल लाइक यू विल हैव समथिंग लाइक योर प्रोटीएज, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. यू कैन हैव प्रोटीएज. देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर लाइपेज, राइट. You can have something like amylase जो आपके saliva के अंदर होता है. So such kind of enzymes are the enzyme which you can find in this particular lysosome. तो इसके अंदर आपको कई सारे अलग अलग टाइप के आपको enzymes मिल सकते हैं. Now one thing you should know very clearly कि lysosome जो आपका organelle है, इसको बनाता है आपका Golgi apparatus. तो ये बात हमेशा याद रखना that lysosome are been formed by the Golgi apparatus. So ये अगर आपसे कोई पूछता है कि इनको बनाता कौन है, then याद रखिए Golgi body is known to form the lysosome. So Golgi body is someone, from here I will be finding the lysosomes are been formed. So इसमें से आपके lysosomes बनते हैं. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. So this is something should be clear to all of you, right? Now there is very one important thing जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इसके अंदर कई सारे enzymes हैं. So this organelle will have a large number of enzymes. वो तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे enzymes इसमें रखे हुए हैं. अब ये चीज याद रखना कि इसका अंदर का जो पीएच होता है, आपके लाइसोसोम के अंदर का जो पीएच होता है, वो काफी एसिडिक होता है. सो अगर मैं ऑब्जर्व करूं, इफ आई ऑब्जर्व ओवर हियर, सो व्हाट आई गेट टू सी ना कि इसके अंदर का जो पीएच होगा, द पीएच विद इन द लाइसोसोम इज गोइंग टू बी रफली अराउंड 4 to 5. नाउ दैट पीएच इज एक्चुअली गोइंग टू बी एसिडिक. ये आपका जो पीएच होता है, ये आपका बेसिकली आपका एसिडिक है. एनीथिंग बिलो 7 इज गोइंग टू बी एसिडिक. ठीक है, तो अंदर का एनवायरनमेंट आपका यहाँ पे काफी एसिडिक होता है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप अंदर का एनवायरनमेंट इतना एसिडिक क्यों रख रहे हो, या व्हाई यू हैव सच अ लो पीएच. तो प्लीज याद रखना, ये लो पीएच आपको अंदर रखना एसेंशियल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जब तक आपका पीएच 4 से 5 रहेगा नहीं, तब तक आपके एंजाइम वहां पे एक्टिव रहेंगे नहीं. सो इफ यू वांट टू कीप दिस एंजाइम एक्टिव, इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट दिस एंजाइम्स आर एक्टिव, यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ पीएच. तो याद रखना, व्हाई लाइसोसोम विल हैव सच अ लो पीएच, उसका पीएच इतना एसिडिक क्यों होता है. रिमेंबर द रीजन, you have a large number of enzyme in the lysosomes and they have to be kept active. उनको एक्टिव रखने के लिए या उनको एक्टिवेट रखने के लिए you need to have this pH. अगर आप ये pH चेंज कर देते हो तो आपके एंजाइम्स काम नहीं करेंगे. As simple as that. If you change the pH, your enzyme will stop working. So that should be clear to you कि अंदर आप यहाँ पे इतना pH आप क्यों रखते हो and why you have a such a low pH in the lysosome. So that should be very much clear to you, right? Now one more thing I have to tell you. See, so now you have a very low pH in the lysosome. इतना पता चल गया हमें. इसको आप कैसे मेंटेन करते हो? How do you keep such a low pH in the lysosomes? So याद रखना, आप अंदर थ्रो करते हो H+ ions. You keep on throwing inside a large amount of H+ ions. So आप H+ ions जो भी आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, उनको आप लेके आते हो inside the lysosomes. So when you start adding H+ ions inside the lysosomes, तो उससे क्या होता है, अंदर का pH आपका मेंटेन कर सकते हो आप. You can actually have acidic pH,
ओके, सो याद रखना ये H प्लस आयंस मतलब आपके प्रोटॉन्स. सो प्रोटॉन्स आर बीइंग पंप्ड इनसाइड ऑल द टाइम. प्रोटॉन्स जो आपके यहाँ पे होते हैं साइटोप्लाज्म वाले, उनको आप रेगुलरली आप अंदर डालते रहते हो ताकि आपका पीएच वहां पे आपका मेंटेन रहे, ताकि आपका पीएच वहां पे आपका हमेशा मेंटेन रहेगा. सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये आपको ये चीज यहाँ पे आपकी याद रखनी है. सो दिस इज व्हाट माय लाइसोसोम को लेके आपको पहले इतना बेसिक चीज रखना पड़ेगा कि इसके अंदर आपको एंजाइम्स मिलते हैं. यू गेट टू सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. इसको बनाता कौन है? आपको बनाता है आपका गोल्गी बॉडी. एंड इनसाइड द लाइसोसोम यू विल हैव अ स्पेसिफिक पीएच, और वो मेंटेन रखना जरूरी है. अगर आप वो मेंटेन नहीं रख रहे, आपके एंजाइम्स कभी भी वहां पे एक्टिव नहीं रहेंगे. यू विल नेवर फाइंड योर एंजाइम्स बीइंग एक्टिव, और वो अपना काम भी नहीं करेंगे. ठीक है, सो इतना आप पहले यहाँ पे याद रखिए. सो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. These are membrane-bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. तो इन्हें Golgi apparatus हमें बना के देता है. The isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes. So अलग-अलग टाइप के hydrolytic enzymes आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, like hydroxylase, lipase, protease, carbohydrates. ये सारे enzymes आपको इसके अंदर काफी easily आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं. ठीक है, so this is something you have to know about the lysosomes. एंड ओवर हियर यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे आपके यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज माय लाइसोसोम, और ये आपका बन के निकला है फ्रॉम द गोल्गी एपरेटस में से. सो गोल्गी में से ही निकलता है ये आपका लाइसोसोम, और फिर जाके अपने सेल के अंदर अपना काम करेगा. हाँ जी बेटा बताइए, समझ में क्वेश्चन आएगा. मंताशा यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, sir. Sir, like you have said, if we will like change the pH of lysosome, so like its enzyme will not work properly. So like acidic, it's acidic now, and if we will move towards 2 or 3, so like still it will not work properly then. हाँ, so like let's assume let's say you make that pH around 2 or 1 or 1.5 to 2, right? Again, you can find the activity of the enzyme will get affected. You need to have a specific pH, right? If you go very low, again वहां पे आपका एंजाइम का एक्टिविटी आपका अफेक्ट होगा. ठीक है, आप आगे जा रहे हो तो अफेक्ट हो ही रहा है, अगर आप बहुत भी नीचे जा रहे हो तब भी आपका अफेक्ट होगा. सो दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक पीएच ओवर देयर, राइट? सो इवन व्हेन अ पीएच लाइक as low as like 1.52, and that's not going to be useful for you. ठीक है, सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर. ये डाउट क्लियर हुआ ना, ये वाला पार्ट? ठीक है. नाउ Yes. So now after that what will be happening? So lysosomes, what will happen with them ना? There is one more thing you have to know about them, कि इनके आपको बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं. हमें टाइप्स को इस लेवल पे स्टडी नहीं करना है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, बट याद रखना यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोम्स आर बीन सीन. आपको अलग अलग टाइप के लाइसोम्स आपको मिलते हैं देखने के लिए. I'll just write down their names over here. So you can have something like your primary lysosomes. You have something like your primary lysosomes, right? Then you can have something like your secondary lysosomes. Then एक होता है आपका secondary lysosome, right? Then you will have something like your autosomal autophagic lysosome. We'll have autophagic lysosome, and then you have a residual body. Okay, so have different type of lysosomes can be seen inside the cell. Okay, और इसलिए हम बोलते हैं कि that lysosomes are going to be polymorphic in nature. So they are going to be polymorphic in nature. ये एक टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं इनके लिए, polymorphic in nature. Polymorphic मतलब इनके आपको कई सारे टाइप्स मिलते हैं. So they are going to be polymorphic in nature. You can see different types of lysosomes inside the cell. Primary, secondary, autophagic, residual body, right? अब इनको हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे नहीं, मैं आपको इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगा. That let's take example of my autophagic lysosome. ये करता क्या है? I'll just give you one example over here. So ये autophagic lysosome जो आपका होता है, अगर आपके सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल है जो पुराना हो गया है, assume that आपके सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो बहुत पुराना हो गया है, मतलब 6 महीने से काम कर रहा है और वो बहुत पुराना हो चुका है. अगर आपका कोई ऑर्गेनल पुराना होता है तो वो सही से काम नहीं करता. Understand this thing. If you have an organelle which has been very old now, it won't be working the way it should work. So in that case, what you have to do, आपको उसे रिमूव करना है, आपको उसे वहां से निकालना है.
तो वो काम मेरा करता है यहाँ पे ऑटोफेजिक लाइसोसोम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए दैट ऑटोफेजिक लाइसोसोम इज समवन हु इज गोइंग टू डाइजेस्ट, ये आपका डाइजेस्ट करेगा, इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, मतलब जो ऑर्गेनल्स आपके बड़े ही पुराने होते हैं, राइट? एक सेकंड ना, जो आपके ऑर्गेनल्स आपके बहुत ही पुराने होते हैं, जो अब काम सही से नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम एंड दैट इज समथिंग डन बाय माय ऑटोफेजिक लाइसोसोम। तो उसे जाके वो डाइजेस्ट करके उसे वहां से निकाल देगा। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। Yes, sir. As you said, like when organelles get old, so like they digest them. So like, does the same thing happen with nucleus also? No, not with the nucleus. The other organelles, like let's assume you have a mitochondria, you have a chloroplast, you have some ER, right, which are like much more older and they cannot be used no longer. So see, basically what will happen, nucleus is a structure which doesn't perform some active function. उसमें आपको चीजें मिलती है, ठीक है? So you have your DNA over there, you have your some proteins, RNA over there, right? But ये जो आपके दूसरे ऑर्गेनल्स है, like your let's say vacuole हो गया, आपका mitochondria हो गया, that they do perform some kind of role all the time. So if they are very old and you find them not working properly, then you have to get rid of them. तो उसे आपको निकालना पड़ेगा. You just break them down. So the same thing happen with like ERs and Golgi apparatus also. Yes, you can find the same thing happening with the ER and Golgi as well. So if it's a one body, so if it will digest it, so till then we will like what see. perform that function. What will happen? Let's understand this thing. If you have only one organelle, right, then you don't find them getting digested. Okay, then you don't find them getting digested over there, right? Usually when you have multiple organelles over there, then only you will get digested. And or else what will happen? कि आपका अगर एक ही organelle है, then what will happen? You will find a new organelle will be formed. Okay, and after that the old one will get removed, and then you will have the older one which will be removed from that particular part. Okay, so yes, the cell is always going to ensure that you have someone who is going to do its work जब दूसरी चीज वहां से डाइजेस्ट की जा रही है. So if you have, let's say you have a mitochondria, so you will have multiple mitochondria over there. You get rid of them, so you still have someone who is going to do your job of making ATPs. ठीक है, ताकि फिर वो आपका लाइक हाँ, मैं तो फिर दिक्कत हो जाती, मैं तो डाइजेस्ट कर दिया आपने, अब एक ही वो था वो बना रहा था, वो भी अब नहीं है. I hope you are getting this, Mantasha. I hope it's clear to you. Yes, sir, it's clear. Thank you. So that is something should be known. So this is how this is going to work. Anyone else has a question? I guess I heard something. Yes, sir. बताइए. So, Golgi apparatus make lysosome and lysosome Golgi apparatus को remove कर देता है. नहीं, देखिए ऐसा नहीं है. लाइसोम उन ऑर्गेनल्स को रिमूव करता है जो बहुत पुराने हो चुके हैं और जो सही से काम नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अगर आपका गोल्गी है, समझिए अगर आपका सही से काम नहीं कर रहा, राइट, सो यू विल फाइंड अ न्यू गोल्गी ऑपरेटर्स विल बी फॉर्म्ड एंड द ओल्ड वन विल गेट डाइजेस्टेड. तो उसको निकालने के लिए फिर आपका लाइसोम आपकी मदद कर सकता है. सो डोंट थिंक जिसने उसे बनाया उसको उसने वहां से निकाल दिया, राइट? सो इट विल नॉट बी अ केस लाइक दैट. यू विल ऑलवेज फाइंड एवरी ऑर्गेनल को डाइजेस्ट किया जाता है, रिमूव किया जाता है. यू विल डू देम वंस like that super old to be used and उनका replacement होता है. So cell will have like उनके पास एक extra रहेगा organelle और वो time पे you can remove the older organelle. Now is it clear to you? Yes, sir. ठीक है, so that is how it is going to work. So this is what my autophagic lysosomes are going to work. I'll give one more example. ये कैसे एक और example आपको देता हूँ, आप relate कर पाओगे. Have you seen the tadpole? कभी देखा है आपने अपने लाइफ में tadpole? Yes, sir. So tadpole अगर कभी देखा होगा ना पानी के अंदर, like that's a larva of a frog. Okay, so what you will get to see in a tadpole, tadpole will have a tail, right? And as you find your tadpole turning into the frog, your tail will get reduced. आपकी tail धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर बाद में वो निकल जाती है. So tail को digest करने के लिए भी आपके autophagic lysosomes अपना काम करते हैं. So they are also over there. They are actually helping out in digesting the complete tail over there. So metamorphosis के time पे वो लोग वहाँ पे काम करते हैं. I'll give you one more example. I'll give one more example of autophagic lysosome working. Have you seen the feet of a duck? आपने कभी अगर duck का feet देखा हो तो उसमें वैसे webbing लगी होती है पूरी की पूरी, और वो webbing को swim कर पाता है duck, है ना? अब सेम टाइप की वेबिंग आपके ह्यूमंस में भी आपको मिलती है देखने के लिए, सेम, लेकिन आपके एम्ब्रियोनिक लेवल पे. जब बेबी डेवलप कर रहा होता है मदर की बॉडी के अंदर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल आल्सो हैव द वेबिंग इन द आर्म, इन दैट पर्टिकुलर योर लाइक फोर लिम्स, एंड दैट वेबिंग गेट डाइजेस्टेड. तो हमारे में तो अभी वेबिंग है नहीं,
तो वो इनको भी डाइजेस्ट करने में आपका ऑटोफेजिक लाइसोम्स काम करते हैं. सो दे हैव मल्टीपल रोल्स इवन इनसाइड द बॉडी, लाइक एट सर्टेन स्टेज ऑफ योर लाइफ. सो दैट इज व्हाट दे डू. सो ये बेसिकली ये सब चीजें ये लोग अच्छे से कर लेते हैं. एंड सिमिलरली दे आल्सो डाइजेस्ट द वर्न आउट ऑर्गेनल एज वेल. सेल के अंदर इनका ये काम होता है, पुराना ऑर्गेनल को निकालो एंड रिप्लेस देम विद समथिंग एल्स. वो तो अपने आप हो ही जाता है. सो ये याद रखना. सो अभी आप याद रखना दैट लाइसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, राइट. आपको अलग अलग आपके टाइप्स का आपको मिल जाता है. एंड दे आर नोन टू प्ले अ रोल इन द डायरेक्शन. ये लोग आपका डायरेक्शन में आपकी मदद करते हैं. सो दे बेसिकली हैव दिस एंजाइम्स. सो एंजाइम्स की वजह से दे विल हेल्प यू आउट इन द डायरेक्शन. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द लाइसोसोम्स. यू कैन सी ओवर हियर, आपको यहाँ पे लाइसोसोम्स दिख रहे हैं, मेम्ब्रेन दिख रही है उसकी. यू कैन सी ऑल द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैव बीन केप्ट ओवर हियर, and these are the transport proteins जो यहाँ से निकलेंगे. So this is what you find in the lysosomes. That should be clear to you, right? Now let's jump on to your. अच्छा, इसके पहले इसका आंसर बता दो. Which of the following is not considered as a part of endomembrane system? Please raise your hand and try to answer this. पूछा यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा endomembrane system का पार्ट नहीं है. According to you, like take your 1 minute and then try to answer this. That which of them is not going to be a. Okay, so you have raised your hand. बताइए अवंतिका, क्या लग रहा है इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन बी. यस सर, ऑप्शन बी. वेरी गुड. आप सबका आंसर यहाँ पे सही है. Peroxisome is not a part of my endomembrane system. Golgi है, vacuole है, lysosome है. Peroxisome is not something who is going to be a part of my endomembrane system. Right, very true. बढ़िया. Now let's talk about vacuoles. अब vacuoles की बात करने के पहले मैं आपको डायरेक्टली कुछ चीजें बताना चाहूंगा. That if I talk about vacuoles, so in the plants you have large vacuoles. Plants के अंदर आप बोलेंगे large vacuoles, like you'll have a large vacuoles in the plants. Okay, so they cover 90% of the area. 90% of area is been covered by them. बहुत बड़ा एरिया प्लांट के अंदर ये वैक्यूल्स अपना कवर करते हैं. So that is also one thing you should know, right? So ये जो मेरा ऑर्गेनल है वैक्यूल, ये प्लांट्स के अंदर काफी बड़े होते हैं. एनिमल में भी आपको मिलेंगे बट उनका साइज काफी छोटा होगा. बट प्लांट सेल में they are much more larger, right? And they cover a large area in the plants. एक important चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं vacuoles की, they have an outer membrane. So vacuoles have the outer membrane, and that outer membrane is called as my tonoplast. Their outer membrane का एक यहाँ पे नाम होगा और ये नाम आपने हमेशा याद रखना है, right? टोनोप्लास्ट. अब जब भी आपके सामने ये नाम आए, whenever you get a term like a tonoplast, you should know that talking about the vacuole. Someone is talking about the vacuole. So vacuole की जो outer membrane होती है, याद रखना उसका नाम यहाँ पे होगा आपका टोनोप्लास्ट. अब आपको कोई रात को भी अगर उठा के पूछे ना बेटा टोनोप्लास्ट क्या होता है, then you should say vacuole and go back to your sleep, right? याद रखना टोनोप्लास्ट is the outer membrane of the vacuole. That should be clear to you. Now vacuole is a large bag-like structure जिसमें आप सारा like waste content भी रखते हो, वाटर भी रखते हो आप, मिनरल्स भी आप रखोगे. सो नंबर ऑफ थिंग्स हैव बीन केप्ट ओवर हियर. सो एक डिस्पोजल बैग होता है ना बड़ा सा, वैसा आपका वेस्ट मटेरियल भी आपका यहाँ पे रखा जाता है, आपका वाटर कंटेंट भी आप यहाँ पे रखते हो. एंड अलोंग विद दैट यू आल्सो कीप योर मिनरल आयंस इन दिस. सो लेट्स सी यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है. द वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल and other material not useful for the cell. और कई सारे other material जो सेल के लिए कोई काम के नहीं होते हैं. In plant cell, vacuole occupies 90% of the volume of the cell. The vacuole is bound by a single membrane called as my tonoplast. तो ये बात याद रखना, जो outer membrane जो आपको यहाँ पे दिख रही है, that is going to be the tonoplast. So this should be clear to you. और ये बात भी याद रखना कि vacuole के अंदर आप excretory waste रखते हो, पानी रखते हो और कई सारे other elements भी आप वहाँ पे store करके आप रख सकते हो. So these are the things you will find in the vacuoles. ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है. And one super important thing, vacuole is something seen in a very large size in the plants, not in the animal cell, but in the plant cell is going to be a very large size. So ये बात आपको इतनी सी बात इसके अंदर आपको याद रखनी है, ठीक है? So yeah, that's all about my vacuoles. अच्छा, कोई चीज समझ ना आए तो प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लेना, ठीक है? अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही या लग रहा है कि कोई चीज से रिपीट कर देनी चाहिए, then सर बोलो. हाँ जी बेटा बताइए. समझ नहीं आया. कौन सा वाला पार्ट बेटा, कौन सा वाला पार्ट? सर ये. अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बार फिर बताता हूँ, ध्यान से देखना. वैक्यूल जो होता है बेटा, ये आपका जो ऑर्गेनल है, ये जो आपका ऑर्गेनल, ये आपका एक तो बहुत बड़ा ऑर्गेनल होता है, राइट?
और ये इसका जो बहुत बड़ा साइज आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा प्लांट्स के अंदर. सो प्लांट्स विल हैव द लार्ज वैक्यूल्स. सो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है. एनिमल सेल में भी वैक्यूल मिलेगा बट उनका साइज काफी छोटा होगा. ओके, ये आपका हो गया पहला पॉइंट. देन याद रखना कि प्लांट्स के अंदर ये कवर करता है अराउंड 90% ऑफ द एरिया आपके प्लांट्स के अंदर वैक्यूल कवर करेंगे. ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है और उसकी मेम्ब्रेन का नाम यहाँ पे होता है आपका टोनोप्लास्ट. सो इलावा आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वैक्यूल की उसका यहाँ पे एक नाम है एंड दैट नेम ओवर हियर इज माय टोनोप्लास्ट. तो ये तो आपके 3 पॉइंट्स हो गए जो आपको यहाँ पे याद रखना है. उसके बाद आपसे अगर कोई पूछता है कि वैक्यूल में होता क्या है तो याद रखना वैक्यूल के अंदर आप पानी रखते हो, आप एक्सक्रीटरी वेस्ट रखते हो और उसके अलावा आप कई सारे मिनरल आयंस भी आप वहां पे रखते हो. तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए. सो वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. इट कंटेन्स वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल. तो ये सारी चीजें एक जगह पे आप रखते हो एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज माय वैक्यूल. और ये जो मेरे 2 पॉइंट्स है ये तो मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूँ. ठीक है, नाउ आई होप इट्स क्लियर टू यू. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर अमीबा. नाउ अमीबा इज नोन टू हैव अ वैक्यूल. सो अमीबा के पास भी यहाँ पे एक वैक्यूल है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. तो ये भी याद रखना. सो योर अमीबा जो आपका होता है which is going to be very much shapeless, even they have a vacuole and that vacuole over here is called as my contractile vacuole. So उसको हम उस vacuole को हम बोलते हैं यहाँ पे as a contractile vacuole. So they will also have a vacuole that's called as my contractile vacuole. Okay, now let's see. इसका काम क्या होता है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. सो अमीबा में जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको यहाँ पे मिल रहा है, द सेम वैक्यूल आई कैन ऑल्सो फाइंड इन द पैरामीशियम. ये सेम वैक्यूल मुझे पैरामीशियम के अंदर भी मिलेगा देखने के लिए. सो आई कैन फाइंड द सेम थिंग इन द पैरामीशियम एज वेल. सो पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, उसके अंदर मुझे मिल सकता है देखने के लिए. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस टर्म. एक्सक्रीशन तो आपको पता है, कोई भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट अगर आपको बॉडी के बाहर निकालना हो तो उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन. सो एक्सक्रीशन करने के लिए वैक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए. जब भी आपके सामने टर्म आएगा ऑस्मो रेगुलेशन, जब भी आपके सामने टर्म आएगा ऑस्मो रेगुलेशन, तो समझ जाना दैट मीन्स टू मेंटेन द वाटर बैलेंस. टू मेंटेन वाटर बैलेंस, ये एक सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो फिलहाल के लिए. टू मेंटेन वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी. तो आपके अमीबा को भी अपने बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस मेंटेन करना होता है, कितना पानी रखना है, कितना नहीं रखना. सो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑस्मो रेगुलेशन. ये हर कोई करता है, हम लोग भी करते हैं. हमारे अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन होता है कि कितना पानी रखना है, कितना रिलीज करना है. एंड वो करने के लिए आपकी किडनी मदद करती है. इफ यू नो योर किडनी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द ऑस्मो रेगुलेशन. इसके अंदर होता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल व्हिच विल हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन, राइट. इन मेनी सेल्स एज इन अ प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल. तो एक तो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. याद रखना इसका काम क्या होता है, आपका एक्सक्रीशन, कोई भी वेस्ट है उसे बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपकी मदद करेगा. उसके साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन, दैट मींस टू मेंटेन द वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी. वाटर बैलेंस, सॉल्यूट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपका किया जाता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन. ओके, अलॉन्ग विद दैट सम प्रोटिस्टा विल आल्सो हैव अ फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल पता है क्या होता है? आपने कई बार क्या होता है, कुछ एनिमल होता है, मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. समझो ये मेरा एक प्रोटिस्टा है, राइट. ये मेरा एक प्रोटिस्टा है और ये क्या कर रहा है, मेरे यहाँ पे एक खाने को कंज्यूम कर रहा है. इट हैज कंज्यूम समथिंग. इसने एक छोटा सा पार्टिकल को कंज्यूम किया. तो इसने एक छोटा सा पार्टिकल को कंज्यूम किया, यहाँ पे खाने को उसने सब कुछ इसने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया. अब उसने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया है, उसको कंज्यूम करने के बाद उसे वो वैक्यूल में डाल देगा. उसे कंज्यूम करने के बाद यहाँ पे एक वैक्यूल आपका बन जाएगा एंड दैट वैक्यूल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय फूड वैक्यूल. उसको हम कहते हैं यहाँ पे फूड वैक्यूल. तो उसने जाके एक चीज को एनगल्फ कर लिया और एनगल्फ करने के बाद उसे एक वैक्यूल में डाल दिया एंड दैट वैक्यूल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय फूड वैक्यूल. अब कुछ नहीं होगा, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा. नाउ दैट कैन बी डाइजेस्टेड ओवर हियर और दैट कैन बी स्टोर्ड ओवर देयर. सो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फूड वैक्यूल. सो यू फाइंड देम इन द प्रोटिस्टा. सो फूड वैक्यूल आर इन द प्रोटिस्टा. और बाकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल याद रखना अमीबा में आपको मिल जाता है एंड यू कैन आल्सो फाइंड देम इन द पैरामीशियम एज वेल. ओके, सो ये हो गए आपके वैक्यूल्स इन द लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर, या लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में आपको वैक्यूल इस तरीके से आपको मिल जाएंगे. सो वैक्यूल के दोनों चीजें याद रखना. अगली बार आपके सामने अगर टर्म आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो आपको मालूम होना चाहिए इट प्लेज अ रोल इन माय एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. फूड वैक्यूल के चांसेस काफी कम है ये पूछने के, बट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का भी टर्म आता है तो याद रखना इट प्लेज अ रोल इन योर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. और जब भी आपके सामने ऑस्मो रेगुलेशन आएगा दैट सिंपली मीन्स टू मेंटेन योर वाटर बैलेंस.
और ये हर कोई करता है. दैट इज समथिंग डन बाय एवरीवन. ओके, सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, आपको हैंड रेज करके आंसर देना पड़ेगा. मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस. पूछा है कौन सा वो स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है गोल्गी एपरेटस में से. फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस. So quickly raise your hand and try to answer this. So few people have raised their hand. आसिया बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर. Lysosomes. Lysosomes is the one. I will ask you one more thing in this. आप मुझे बता सकते हो लाइसोम्स के अंदर पीएच कितना मेंटेन किया जाता है. Sir, 4 to 5 या 3 to 4. 4 to 5 पीएच आप मेंटेन करो. यही वैल्यू याद रखना. 4 to 5 पीएच को आप मेंटेन करते हो वहां पे, so that you can have a enzyme in an active state. Okay. सो अब हाँ, इसका आंसर भी है, आप लोग हैंडल्स करके देंगे. एसिड हाइड्रोलेज, ये मतलब वो सारे एंजाइम्स हैं लाइसोम वाले, फॉर्म लाइसोम. फंक्शन एट, तो बताइए अब इसके अंदर से कौन सा पीएच आपका. नाहिद क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होगा इसके अंदर. नाहिद. Sir, pH 5. Yes, that is going to be a correct answer. So at this pH, I'll find my enzymes will remain active. So they're going to function, they're going to remain active in this particular pH. Then which of the following contain, इसमें से कौन सा होता है इसमें मिलेगा आपको water sap, excretory product and other material not useful for the cell. इनमें से कौन से ऑर्गेनेल में आपको ये चीजें आपको मिलेगी देखने के लिए. Take your 10 seconds, raise your hand and then try to answer this. I hope I am pronouncing this correctly. मेमूना आपने हैंड रेज किया था. Okay, now it's not there. Okay. Right, vacuole is going to be a correct answer. बिल्कुल सी बेटा, vacuole आपके यहाँ पे सही आंसर है. Now आप में से कोई लाइक अफरोज, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं. सर क्या. वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं. आउटर मेम्ब्रेन वैक्यूल, बताइए. मोहम्मद सुबहान बताइए क्या होगा. What happened? I cannot hear you. या फिर आप लोग बात कर रहे हो और बिना माइक ऑन करे हुए. आउटर मेम्ब्रेन वैक्यूल की एक ही तो नाम होता है बेटा, बताइए कौन. Sir, tonoplast. Tonoplast. अभी बोला रात को भी कोई उठा के बोले तो आंसर दे देना. आप तो अभी ही नहीं आंसर दे रहे. अरे व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, सो दैट इज द आंसर. दैट इज अगेन द क्वेश्चन. जो इसका आंसर यहाँ पे आपका याद रखिएगा, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. सो प्लीज ऑप्शन 2 ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. फटाफट हो सके तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की फटाफट यहाँ पे बात करते हैं. सो लेट्स सी इसमें आपको क्या मिलेगा देखने के लिए. तो जब मैं बात करता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आपके जहन में एक सेंटेंस आता है, एक टर्म आता है. इट इज बीन कॉल्ड एज माय पावर हाउस ऑफ सेल. राइट, Yes, sir. लाइक यू आस्क समवन अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ पता हो ना हो ये तो बता ही देते बच्चे. दे आर कॉल्ड एज माय पावर हाउस ऑफ सेल. राइट, आई हैव जस्ट केप्ट और रिटन एटीपी. इट इज माय पावर हाउस ऑफ सेल. और बेसिकली ये आपका बनाता है आपकी एनर्जी. इट इज गोइंग टू मेक द एनर्जी ओवर हियर, एंड द एनर्जी मॉलिक्यूल जो ये बनाएगा In the आपके, form of ATP. हाँ जी, वो आपके होते हैं यहाँ पे एटीपी. सो दे आर गोइंग टू फॉर्म द एटीपीज. राइट, एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ. दिस इज माय एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सो याद रखिएगा आपके सेल के अंदर जो भी एटीपी फॉर्मेशन होता है वो आपका करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज द वन हु विल बी प्लेइंग द रोल इन योर एटीपी फॉर्मेशन. सो दैट इज समथिंग दे आर नोन फॉर. राइट, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. तो ये चीज आप यहाँ पे thoroughly याद रखेंगे. I'll quickly make a diagram of mitochondria over here already, which we do have a picture, but let me tell you few things over here on mitochondria. तो सबसे पहली चीज कि इसके अंदर आपको दो मेम्ब्रेन आपको मिलती है. You will have a outer membrane and you will have a inner membrane. You will have the outer membrane and you will have the inner membrane. ठीक है, so outer and inner membrane आपको यहाँ पे मिल जाएगी. उसके अलावा अब इसको हम थोड़ा सा लेबल कर देते हैं. जो बीच वाला आपका यहाँ पे पार्ट है, द सेंटर पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स. द सेंटर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स. द ग्रीन वन इज माय आउटर मेम्ब्रेन. सो आई जस्ट राइट इन शॉर्ट OM. ग्रीन वाली जो है यहाँ पे मेरी है आउटर मेम्ब्रेन. राइट, और जो येलो वाली है मेरी यहाँ पे, दैट इज माय इनर मेम्ब्रेन. दैट इज योर इनर मेम्ब्रेन. राइट, नाउ देयर आर फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग यू गेट टू सी इन द माइटोकॉन्ड्रिया. इसके अंदर कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज आपको मिल जाती है. इतना तो आप जानते हो कि यार ये एटीपी आपको बना के देता है. इट इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल फॉर अ रीजन फॉर दैट. ये एटीपी आपको बना के दे रहा है. याद रखना, एटीपी इज योर एनर्जी करेंसी.
आपके सेल के अंदर कुछ भी अगर काम करवाना हो, यू हैव टू यूज एटीपी. विदाउट एटीपी नीदर सिंगल रिएक्शन कैन रन. तो एटीपी इज एनर्जी करेंसी जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपको बना के देता है. आप यहाँ पे एक और चीज याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया काफी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनल है. आई टेल यू व्हाई. माइटोकॉन्ड्रिया विल हैव इट्स ओन डीएनए. माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है. सो इट विल हैव इट्स ओन डीएनए. तो इट विल हैव इट्स ओन डीएनए. और जो डीएनए इसके पास होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है. दैट डीएनए व्हिच इट हैज इज गोइंग टू बी अ सर्कुलर डीएनए. आपका होता है यहाँ पे आपका सर्कुलर डीएनए, गोल होता है मतलब डीएनए वो. सो ये बात प्लीज आप लोग याद रखना, दैट माइटोकॉन्ड्रिया विल हैव इट्स ओन डीएनए. दैट इज वन थिंग यू शुड बी क्लियर विद. सेकंड थिंग, इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी होंगे. दे विल हैव देयर ओन राइबोसोम्स. दे आल्सो हैव देयर ओन राइबोसोम्स. राइबोसोम्स अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट आप फिलहाल इतना याद रख सकते हो कि हमने इसके बारे में देखा था जब हम आरईआर देख रहे थे. वी हैव हर्ड दिस टर्म ना, वी हैव सीन दिस टर्म व्हेन वी आर स्टडीइंग आरईआर, कि आरईआर पे आपके राइबोसोम्स लगे हुए थे, है ना. तो इसके पास भी खुद के राइबोसोम्स होते हैं. दे विल आल्सो हैव देयर ओन राइबोसोम्स. वो थोड़े अलग होते हैं. दे आर गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट. वी विल सी देम लेटर, बट दे विल हैव देयर ओन राइबोसोम्स. ओके, फिलहाल इतना याद रखोगे तो भी मेरे लिए इनफ रहेगा कि उनके पास खुद के राइबोसोम्स हैं, उनके पास खुद का डीएनए है. आप समझ रहे हो, आपका जो खुद का जो मेन डीएनए है वो तो है न्यूक्लियस के अंदर, बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास विल हैव इट्स ओन डीएनए. सो उसने भी अपना डीएनए खुद से रखा हुआ है वहां पे. सो दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स माइटोकॉन्ड्रिया स्लाइटली इंटरेस्टिंग. तो इस चीज की वजह से आपका माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनल आप यहाँ पे बन जाता है. ओके, नाउ एक और चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे कि ये जो आपके जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये सीधी नहीं बनी है मैंने यहाँ पे, काफी फोल्डिंग्स आपको यहाँ पे. सो दिस मेम्ब्रेन विल हैव नंबर ऑफ फोल्डिंग्स. और ये जो आपको फोल्डिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही है ना इनर मेम्ब्रेन की, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रिस्टे. ये जो आपको फोल्डिंग्स यहाँ पे मिल रही है इनर मेम्ब्रेन की, मैंने सीधे तो नहीं बनाई, ये बिल्कुल ऐसे लाइक वेव्स की तरह मैंने बनाई है, क्योंकि वो ऐसे ही मिलती है. सो दिस फोल्डिंग ओवर हियर, ये इनर मेम्ब्रेन की जो ऐसे फोल्डिंग्स हैं, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रिस्टे. सर क्या बोलते हैं? क्रिस्टे, CRISTAE, क्रिस्टे. Okay, CRISTAE. So you call them as a criste is a term I can use for all those inner folding. तो आपको इतने पहले आप लेबलिंग याद रखिए कि यू हैव आउटर इनर मेम्ब्रेन. दो मेम्ब्रेन आपको मिल रही है. सेंटर में एरिया जो है आपका वहां पे मैट्रिक्स है, और देन यू हैव अ क्रिस्टे विच इज द फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन. वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी. उसके अलावा याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया विल हैव इट्स ओन डीएनए. तो इसके अंदर आपको इसका खुद का अलग सा अपना डीएनए से मिल जाएगा जो आपका होगा सर्कुलर. सो विल हैव अ सर्कुलर डीएनए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. एंड दे आल्सो हैव देयर ओन राइबोसोम्स. इनके पास खुद के अलग से अपने इसने अपने पास राइबोसोम्स भी रखे हुए. सो दे विल आल्सो हैव द राइबोसोम्स अलोंग विद दिस. ठीक है, पहले इतना बताओ, क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं. तो आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू कैन सी द आउटर इनर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन्होंने लिखा भी हुआ है. सो यू विल गेट टू सी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ओवर हियर. अब आप ये मत बोलना कि सर ये तो सर्कुलर लग नहीं रहा, वो सर्कुलर ही होता है, वो बस इस तरीके से लाइक फोल्डेड है कि वो सर्कुलर लग नहीं रहा, बट इट्स अ सर्कुलर डीएनए. ठीक है, और एल्स विल बी लाइक कि सर वो सर्कुलर नहीं है. हाँ जी बेटा बताइए, मंताशा क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए. Sir, what do we call the space over there? अच्छा, the space, अच्छा this free space over there ना between the inner and outer membrane, the space, this space over here is called as my intermembrane space. तो जो space आपका यहाँ पे है, the space over here is called as my intermembrane space. Intermembrane space. Someone has raised it. क्या बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? No, sir. ठीक है. सो याद रखना आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माय इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. दैट इज आल्सो वन लेबलिंग यू कैन ऑल रिमेंबर ओवर हियर. पिक्चर को आप देख सकते हो यहाँ पे. यू हैव इनर मेम्ब्रेन, यू हैव आउटर मेम्ब्रेन. क्रिस्टे आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट. क्रिस्टे यू कैन सी ओवर हियर, राइट, जो फोल्डिंग्स आपके यहाँ पे है. एंड यू कैन सी द डीएनए, यू कैन सी द राइबोसोम्स ओवर हियर. सो ये काफी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनल है. फिलहाल तो हमने यही देखा कि आपका एटीपी बनाने में आपकी मदद करेगा. दैट इज ओनली थिंग वी हैव सीन राइट नाउ, बट इट विल डू नंबर ऑफ लाइक और भी काफी चीजें कर लेता है. हम लोग तो एटीपी के कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे व्हाट इट डज ड्यूरिंग एटीपी फॉर्मेशन. सो फिलहाल तो आप पहले इतनी पॉइंट्स याद रखो. अपेरेंटली रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ पॉइंट कि ये है मेरा पावर हाउस ऑफ सेल. इसे इसके अंदर आपके एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे, एंड दीज आर द लेबलिंग व्हिच शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू. दो मेम्ब्रेन है, आउटर इनर, सेंटर वाला एरिया मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में आपको डीएनए भी मिल जाए और आपके खुद के राइबोसोम्स भी आपके यहाँ पे मिल जाए. And the infolding of inner membrane is called as my cristae. So these are the few things should be clear to you.
क्या इतनी बात आप सबको यहाँ, अच्छा ये ऑलरेडी मैं पूछ चुका हूँ। आई होप यहाँ तक सब चीज आपको समझ आ रही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Now, so let's read few things over here because it won't get complete आज के क्लास में. Powerhouse of cell, we know that is something we know. It is a ATP mill in the cell. Most busy and active organelle, बिल्कुल ये busy रहता है throughout the दिन रात. माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया throughout the दिन throughout the रात ये काम करके आपका ATP बनाता रहेगा. Okay. Number of mitochondria is variable depending on the physiological activity of the cell. अब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर आपके सेल टू सेल वेरी करेगा. फॉर एग्जाम्पल आपके मसल्स देख लो, आपके जो स्केलेटल मसल्स होंगे जो आप एक्टिवली यूज करते हो भागने में, दौड़ने में, कुछ फेंकने में, लड़ने में, दोज मसल्स विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों? क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन सेल टू सेल, इनका नंबर वेरी करता है. तो कुछ मसल्स के अंदर या कुछ सेल्स के अंदर इनका नंबर काफी ज्यादा होगा जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं. जो एक्टिवली ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते उनके अंदर इनका नंबर रहेगा कम. राइट, सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल के ऊपर बेस्ड होता है. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. अब ये हम बाद में ही डिस्कस कर पाएंगे बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट योर टाइम, आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइम हो चुका है. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट फॉर योर एरोबिक रेस्पिरेशन. एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, देन वी कैन रैप दिस अप. we'll just do one question and then we'll wrap this up. Mitochondria is a site for my aerobic respiration. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका in the presence of oxygen, in the presence of oxygen, आप कई सारे बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक करके उसमें से आप एनर्जी जनरेट करते हो. सो एरोबिक रेस्पिरेशन जब आपके टर्म आएगा तो याद रखना, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, respiration मतलब breaking process. So in the presence of oxygen you are breaking something. In the presence of oxygen you are breaking something. आप किसी चीज को आप यहाँ पे ब्रेक करोगे, you are doing the process of breaking. और जब आप उस चीज को ब्रेक कर रहे हो, उसको ब्रेक करके बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? अल्टीमेटली ATP. You are doing the breaking process over here and you will get the ATP. आप इतना याद रख लेना फिलहाल के लिए, जब क्लास खत्म हो रहा है आप इतना याद रख लेना कि जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन आएगा you should know that it is all happening in the प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये आपका हो रहा होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. बस बाकी रेस्पिरेशन क्या होता है मैं आपको कल की अगली क्लास में बता दूंगा दैट व्हाट हैपेंस इन रेस्पिरेशन, बट इतना याद रखोगे इट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. दिस शुड बी क्लियर टू यू. राइट, नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन एंड देन वी कैन रैप दिस अप. अब इसका आंसर तुम दोगे, लाइक यू विल बी गिविंग दिस आंसर इन द पोल. सो यू हैव योर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ लेट मी क्विकली रन द पोल ओवर हियर. ऑप्शन क्वेश्चन भी देख लो और उसका आंसर भी देख लो, तब तक मैं आपका पोल यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ. So let me quickly start the poll. क्या हो गया बताइए. Just give me a minute. All right, so I'll just launch the poll and I'll get back to the question. तो poll यहाँ पे आपका launch हो चुका है, so I'll bring you back to the question over here. Yeah. बताइए क्या आंसर होगा इसका पोल के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए? क्विकली आंसर दिस इन द पोल. Okay, I could see if you want something. Take your 10 seconds, take your 15 seconds. It won't take more than that. बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है. All right, I've received a large chunk of answers. I'll just give you 5 more seconds and then poll बंद करता हूँ मैं. ठीक है, all right, चलिए. So let me come back over here. कोई है जिसका अभी भी आंसर देना बाकी है? एनीवन? हो गया सबका? डन. All right, ठीक है. So I'll end this poll. सर आंसर बताओ. सर मैं बताऊं? हाँ बता दो, कोई भी बता दो, अनम्यूट करके जोर से बता सर दो. ऑप्शन ए. Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया. बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सही. माइटोकॉन्ड्रिया इज गुड. माइटोकॉन्ड्रिया. सर ऑप्शन ए. हाँ जी, हाँ जी, वही है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. आपका आंसर है जिसके पास खुद का डीएनए होता है. एंड काफी इंटरेस्टिंग बात है कि उसके पास उसका खुद का डीएनए. जनरली ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट